स्वागत है आपका। जब 2G घोटाले की सुगबुगाहट शुरू हुई तो मीडिया ने इसे खूब जोर शोर से उठाया। नतीजा यह हुआ कि 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द हुए, कई कंपनियां बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, देश को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि देश के नाम पर एक बड़ा दाग लगा। दुनिया भर में यह हल्ला हुआ कि भारत में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। अब सच सामने आया कि 2G घोटाला था ही नहीं। तो शायद मीडिया को और ज्यादा जोर से शोर मचाना चाहिए था कि देश के आंचल से एक दाग धुल गया। लेकिन अफसोस, मीडिया का एक बड़ा तबका इस खबर को लेकर रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन हम इस खबर पर बने हुए हैं क्योंकि यह समझना जरूरी है कि 1,76,000 करोड़ के उस हवाई आंकड़े के पीछे वाकई में देश ने कितना गवा दिया, ताकि दोबारा इस तरह के फर्जी घोटालों के पीछे देश का नुकसान ना हो। तो नुकसान कितना हुआ, इसका आकलन अभी जारी है। लेकिन इस बीच देश के सबसे पावरफुल उद्योगपतियों में से एक अनिल अंबानी ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर आज रिलायंस कम्युनिकेशंस के वायरलेस कारोबार को बंद करना पड़ा है तो उसके पीछे भी 2G है। 7 सालों तक लगातार हुए नुकसान की बात उन्होंने की क्योंकि उनके कंपनी के कुछ अधिकारियों पर भी 2G में आरोप था, जिन्हें बाद में निर्दोष मानकर बरी किया गया। जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस देश में अनिल अंबानी को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी है 2G की वजह से, तो बाकी इंडस्ट्री का, बाकी देश का क्या हुआ होगा, देखिए। 2G घोटाले का सच सामने आया तो कल्पनाओं के कबूतर उड़ाने वाले अपने चरित्र की चादर समेटकर अलग हो लिए। वो नेता भी खुद को बेदाग दिखाकर अपनी धुंधली राजनीति की चमक बढ़ाने में जुट गए, जिन पर 2G घोटाले की साजिश के आरोप लगे थे। लेकिन उनका क्या होगा जिन्हें इस घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? उन कारोबारियों के दर्द को कौन समझेगा जिनकी जिंदगी सालों तक बदरंग बनी रही? रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी के 2G के दंश और बुरे दिनों पर कही गई बातें आंखें खोलने वाली हैं। 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने कहा था कि 2017 जैसा बुरा दिन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लोगों ने न सिर्फ दूरियां बना ली थी बल्कि फोन तक उठाना बंद कर दिया था। लोग वापस कॉल बैक तक नहीं करते थे। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो साथ में दिखना तक नहीं चाहते थे। इस दौरान यह भी पता चला कि कौन उनका सच्चा दोस्त है। अनिल अंबानी इस दर्द और दौर से गुजरे तो उसकी सबसे बड़ी वजह रही 2G मामले में कथित घोटाले का आरोप लगाकर हुई कार्रवाई। कई बार अनिल अंबानी को 2G केस में CBI के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा। इतना ही नहीं, हालात इतने बिगड़े कि अपने 45,000 करोड़ के बकाया कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपने वायरलेस बिजनेस को जियो के हाथों 24,000 करोड़ में बेचना पड़ा। हालांकि अनिल अंबानी इस डील से काफी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये उस कारोबारी का दर्द है जिसका देश में न सिर्फ एक बड़ा नाम है बल्कि इनकी कंपनी को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लेकिन 2G घोटाले की कल्पना ने रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत को खस्ता कर दिया। ये तो एक कारोबारी का दर्द सामने आया है, ऐसे कितने छोटे बिजनेसमैन भी हैं जिन्हें 2G ने कंगाल कर दिया। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो समझना जरूरी है कि 2G से हमने आखिर सीखा क्या है, क्योंकि ज्यादा जरूरी यह है कि देश का नाम इस तरह के प्रिजम्पटिव स्कैम्स में खराब ना हो। ऐसे स्कैम जो हवाई आंकड़ों पर तैयार हो जाते हैं, लोगों के लिए चटखारे का मसाला मिल जाता है और कुछ मीडिया वालों को हेडलाइन भी मिल जाती है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मेरे साथ रविंद्र बड़गाइया जी हैं कांग्रेस से, रेणु मित्तल हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष मिश्रा हैं आर्थिक पत्रकार हैं, सौरभ अजय गुप्ता है वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही कुछ देर में बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल मेरा रविंद्र जी आपसे है, 2G में जो कुछ हुआ उसकी हीट, उसका दर्द शायद कांग्रेस से ज्यादा कोई क्या बताएगा? या तो इंडस्ट्री वाले बताएंगे, जिनकी नौकरी गई वो बताएंगे, या जिनकी सरकार गई वो बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले से आप लोगों ने सीखा क्या? क्योंकि जितना हल्ला उस वक्त विपक्ष ने मचाया, मीडिया ने भी मचाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी आज कांग्रेस ये बताने में नहीं एफर्ट करती दिख रही कि साहब वो घोटाला नहीं था, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने कह दिया घोटाला नहीं था, लेकिन कांग्रेस की ओर से वैसा कोई एफर्ट नहीं दिखता। देखिए, इसमें पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि पहला है कि हुआ क्या था।
नीति निर्धारण वो सरकार की और कार्यपालिका की जिम्मेदारी थी। सरकार ने तय किया। दो तरीके होते हैं, सरकार तय कर सकती है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उससे या तो पैसा कमा ले या उसके जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचा दें। उस समय लोगों से तय किया गया कि हम सरकार 1.25 लाख करोड़ 1,04 करोड़ के आसपास की कुछ वो थी, तो सरकार ने तय किया कि पैसा सरकार ना कमा के इसका फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके और भी फायदे होते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, जिससे कि जैसे केरल के उस समय खबर आती थी कि केपल में समुद्र में मछुआरे जाते हैं, उनको पता लग जाता था मोबाइल फोन से कि कहां बेचने जाना है हमको अपनी मच्छी को, जिससे ज्यादा दाम मिलेगा। तो उससे एक नेटवर्क इफेक्ट होता है और पूरी इकोनॉमी को उससे फायदा होता है। तो सरकार की नीति ये थी कि इसका फायदा हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और वही कारण है कि आज भी विश्व भर में सबसे कम प्रतिशत अगर कॉल है तो वो हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट नहीं गया था। इसीलिए सरकार की ये नीति थी और ये सरकार के इख्तियार में था ये सब करना, इसीलिए सरकार ने किया। अब उसके बाद ये जब सीएजी की जब रिपोर्ट आई है में, उसमें लिख दिया गया 1,76,000 करोड़। और उसमें मजेदार बात यह है कि कुछ दिन पहले हरीश साल्वे जी बता रहे थे किसी टेलीविजन चैनल में कि बॉस्टन में एक पब्लिक आम सभा में विनोद राय जी ने कहा था कि हमको भी मालूम था कि इतना नहीं है, लेकिन हमने बड़ा फिगर दे दिया जिसमें जनता सुने। ये कोई तरीका है? कितना गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान उनका, जो खुद स्वयं वो कह रहे थे बॉस्टन में एक जगह में जाकर। क्या ये सीएजी को, जैसे सीएजी जिनको उन्होंने पद्म विभूषण दिया है, पद्म भूषण दिया है, तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो एक षड्यंत्र था। अभी अगर मैं देखता हूं, उस समय तो हमने नहीं कहा, क्योंकि हम तो इज्जत करते थे सभी संवैधानिक संस्थाओं की, इसीलिए हम ही ने इंक्वायरी कमीशन बैठाई थी, इसीलिए उस नेता को, राजा को, डीएमके के जो राजा थे उनको जेल भी जाना पड़ा। तो हमने तो उन संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करते हुए इंक्वायरी कमीशन बैठाई, सीबीआई को दी और ये सब कार्य किया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस संवैधानिक संस्था के और बीजेपी ने मिलकर शायद कोई षड्यंत्र रचा था, जिसके तहत ये बातें हुई। जो कि कांग्रेस को नुकसान हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, मैं तो बोलता हूं देश की छवि को नुकसान हुआ। वो सबसे सवाल भी मेरा आपसे इसीलिए ज्यादा बड़ा था क्योंकि बड़ा नुकसान, जो हमने स्टार्टिंग के अपने इंटरव्यू में ही कहा कि सबसे बड़ा नुकसान ये था कि देश की साख पर एक बड़ा बट्टा लग गया कि भारत एक ऐसा देश है, कई देशों का बजट जितना होता उतना तो एक घोटाले में ये लोग साफ कर देते हैं। ये जो मैसेज गया वो अगर साबित होता है अदालतों के जरिए कि ये घोटाला नहीं था, खाली प्रिजम्पटिव था, स्पेकुलेशन था और र्यूमर के आधार पर एक रिपोर्ट बना ली गई जो कि ओपी सिंह साहब की फैसले में है, तो इस बात को लेकर जितना जोर लगाना चाहिए था, लोगों तक जाना चाहिए था, वो एफर्ट मुझे नहीं दिखा। और मकसद यही था कि देश के ऊपर जो दाग लगा वो अगर हटा तो उसका जश्न आपकी ओर से होना चाहिए। हम बिल्कुल आगे ले जाएंगे और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रेणु जी, सवाल मेरा आपसे, जो सीएजी की बात अभी रविंद्र जी कर रहे थे, सीएजी एक अकाउंटिंग के अपने आंकड़ों को रख सकती है उसकी रिपोर्ट में, लेकिन पॉलिसी का जो नजरिया है वो नहीं रख सकती। जैसे अगर एग्जांपल दूं कि अगर सीएजी के पास जाएं तो शायद वो कहेगी कि जो आपने स्कूल को जमीन दी है वो अगर आप ऑक्शन करेंगे तो इतना रुपया मिल जाएगा। आजकल तो बाजार में इस तरह के जोक्स चल रहे हैं कि अगर क्रिकेट मैच में हर बॉल पर 6 रन हो सकते हैं तो एक ओवर में अगर 2 रन ही हुआ तो मतलब घोटाला हो गया है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो क्या लोगों ने सीएजी को ज्यादा सीरियसली ले लिया था क्या उस वक्त? देखिए, सीएजी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया अपने आंकड़ों को और अपने आप को, लगा कि वही सब चीजों के कर्ता धर्ता हैं और उन्हीं के हाथ में इसकी पूरी चाबी है। जिस तरह से उन्होंने ये फिगर लेके आए, जो कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने उस टाइम डिस्प्यूट भी किया, उन्होंने समझाया कि कैसे ये नहीं हो सकता, इतना ये नहीं है इसमें मैटर, पर उस टाइम कोई सुनने को तैयार नहीं था। आपको ये याद रखना होगा कि एक पूरा माहौल बना गया था, उसमें जो है अन्ना हजारे भी थे, उस टाइम केजरीवाल भी थे, एक वो डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी। दिल्ली को एक ऐसे कर दिया जैसे कि कांग्रेस को, सरकार को पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब ऐसा माहौल बनता है तो उसमें जब ये ऐसी बात कही जाती है तो लोग ज्यादा शायद इंक्लाइंड होंगे उस बात को बिलीव करने के लिए। तो इन कांग्रेस के साथ शायद कुछ ऐसे ही हुआ है। और जिस तरह से वो गए, लोगों को रिसीव किया, सरकार में एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी। शायद पीएमओ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, एक मंत्री जो पहले पुराने मंत्री हैं उन्होंने हमको अभी बताया रिसेंटली कि जो पीएमओ के ब्यूरोक्रेट्स थे वही स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वही डिसाइड कर रहे थे क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें जो है ब्यूरोक्रेट जब इतना पावरफुल हो जाता है और प्रधानमंत्री उस पे उनको एक खुली छूट दे देता है,
तो मेरे ख्याल में वो सिचुएशन जो है बैड टू वर्स होती चली गई। और सीएजी जो हमने देखा बाद में उनके लिंक्स बीजेपी से बड़े खुल के सामने आए, तो ये बड़ा षड्यंत्र था कांग्रेस को करप्शन के घेरे में लाने के लिए। मैं नहीं कह रही कि कांग्रेस ने करप्शन नहीं किया, जरूर किया होगा, पर जिस तरह की फिगर्स हमको दी जा रही थी, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लग रहा था कि ये तो मतलब सबसे बड़ा बॉम्ब है दुनिया का जो एकदम एक्सप्लोड हो गया है। बिल्कुल। एक छोटी सी बात अगर मैं ऐड कर सकूं कि जो कह रही हैं आप, तो उस समय अगर आपको याद हो तो एक विधेयक आ रहा था जिससे कि जो करप्ट नेता थे उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता था। राहुल गांधी ने पब्लिकली वो फाड़ के फेंक दिया। तो वो आग में घी का वो था कि भाई जब जो कांग्रेस के नेता ही हैं उन्हीं को अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, तो इससे ये जो एक गलत फिगर थी और जो उस समय ये दुष्प्रचार था उसको और जो है हवा मिली। आशुतोष जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 2G से हमारे लिए अब सीख क्या है, ताकि आगे भविष्य में इस तरह से प्रिजम्पटिव आंकड़ों पर बने हुए प्रिजम्पटिव स्कैम से देश की छवि खराब ना हो। आप मुझे ये बताइए कि कितना नुकसान आपको लगता है एक्चुअल में हुआ होगा। 1,76,000 करोड़ सीएजी ने एक प्रिजम्पटिव नंबर दिया, लेकिन उस नंबर के पीछे देश का एक्चुअल नुकसान कितना हुआ होगा जब लाइसेंस कैंसिल हुए, कंपनियां चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, जिसका असर अब तक दिख रहा है। अनिल अंबानी अब जाकर अपने वायरलेस बिजनेस को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उसी का असर है जो अब निकल के आया है। और आप तो अनिल अंबानी पे हैं, आप उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, हमारे और आपके ऐसे लोग। उस समय रिलायंस का जो है शेयर 800 रुपए का था, आरकॉम का, और वो जो है एकदम कौड़ी के भाव हो गया। कितने घर बर्बाद हुए होंगे, क्योंकि जो है उस समय ये आशा थी कि ये ग्रो करेगा। और उस समय अगर आपको याद हो तो जब अलग हो रहे थे दोनों भाई, तो इन्होंने जो है अपना सारा जो है जोर लगाया था कि हम जो है लगाएंगे आरकॉम। तो ये आप जो बात कह रहे हैं, इसमें पहली बात हमको ये समझनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि वो अकाउंटेंट की तरह ट्रीट करिए। वो उनका काम ये है कि जो नीतियां हैं उस हिसाब में, वहां तो नहीं गड़बड़ हुई। वो अब उसमें ये कहने लगे कि वो एक कहावत है हिंदी में कि हमारे पुरखे नहीं मरे होते तो लंदन तक खाद बिछ रही होती। तो ये उस तरह की फिगर्स ये लोग ले आते हैं कि अगर मान लीजिए उस समय अगर कैग को देखना था तो वो ये देखते कि भाई जो है हमको इस समय 100 करोड़ मिले हैं और कोई ऐसा आदमी तो नहीं रह गया जो कि 110 या 120 दे रहा था। उनकी भूमिका वहां तक सीमित होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि ये बड़े बड़े वो फिगर्स लेके। और मीडिया को जो है उस समय एक माहौल भी था, इनको जो है उसमें आज जो है पद्म भूषण उसी के नाम पे मिल गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा, कि जैसे कि अगर उसी को मयार मानी जाए जिसमें कि सीएजी ने 2G का किया था, उस हिसाब से नोटबंदी का अगर आकलन किया जाए, क्योंकि वो भी पॉलिसी था, उसके तहत 2% जीडीपी गिर गया है, 3.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब सीएजी कह रहे हैं कि पॉलिसी मैटर में हमने, अब वो बोल रहे हैं कि पॉलिसी मैटर में नहीं थे, तो तब क्यों बोला था आपने? सौरभ जी, ध्यान आपको होगा कि देखिए अब तो कोर्ट ने कह दिया कि ये घोटाला नहीं है, लेकिन 2011 में ट्राई ने भी कहा था कि ये जीरो, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ देश का। उस वक्त किसी ने क्यों नहीं माना और इस सच को आने में इतने साल क्यों लग गए? 2011 से 2017 तक का वक्त क्यों लगा? नरेश जी, आप ये देखिए, अगस्त 2011 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मेन डिपार्टमेंट था इस पूरे सीबीआई घोटाले का, उसने बहुत क्लियरली बोला सीबीआई को कि स्टेट एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं है, 0% का लॉस है। बट उनके जो वकील थे उस समय, उस टाइम उन वकीलों ने ये बात कोर्ट के सामने, मिस्टर ओपी सैनी के सामने नहीं रखी। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था पुराने, तो मैंने उसमें ये देखा कि उसमें जो एक वन ऑफ द मेन एक्यूज थे मिस्टर शाहिद बलवा, जब उनका एग्जामिनेशन हो रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन, जब वकील उनका सरकारी वकील कर रहा था, उसने बोला शाहिद बलवा ने कि जब कोई लॉस ही नहीं हुआ है तो स्कैम कैसा? इस बात पे उनके वकील ने बोला जी हमारे को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला ट्राई से विच सेज कि ऐसा कोई हमारे को लॉस नहीं हुआ है। इस बात पे भी शाहिद बलवा ने ऑब्जेक्शन किया। देखिए नरेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, और ये आपको भी पता है, सबको पता है कि कोर्ट एविडेंस पे मूव करती है। 2011 से 2017 तक ये मुकदमा चलता रहा, बट रिजल्ट क्या रहा? ऑल वर एक्विटेड नाइसली एंड फेयरली, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है किसी भी एक्यूज के खिलाफ। देखिए ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्रिमिनलिटी चेक करेगी
कि क्या क्रिमिनलिटी है या नहीं है। अनलेस एंड अनटिल क्रिमिनलिटी है मैटर में, तभी वो उसको कन्विक्ट करेगी। इस केस में जो चार्जशीट थी वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की थी, जिसके ऊपर बेस्ट टू द बेस्ट लॉयर्स इस कंट्री के काम कर रहे थे। बट खाली वकीलों के काम करने से कुछ नहीं होता है। कागज बोलता है नरेश जी, कागज बोलता है, और ऐसा कोई कागज सीबीआई के पास नहीं था। और कोर्ट ने भी बोला है, मिस्टर सैनी ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें वो एविडेंस कह रहे थे कि भाई मेरे पास आप एविडेंस लाइए, मेरे पास एविडेंस लाइए, बट सीबीआई कभी कोई अच्छा एविडेंस लेके नहीं आई। ऐसा नहीं था कि ये कोई कोर्ट का गलत फैसला है, कोर्ट का ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जज साहब ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 साल उन्होंने कहा कि आप मेरे पे एविडेंस लाइए। सौरभ जी, मुझे आज बताइए, सारे एक्यूज एक्विट हो गए हैं, बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि उन्होंने 7 जी बिल्कुल, कि उन्होंने इतने साल सफर किया, जो बात अनिल अंबानी भी आज कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने जो बात कही लगभग वही बात कोर्ट ने भी साबित कर दी कि कोई क्रिमिनलिटी उसमें नहीं हुई, कोई अपराध उसमें नहीं हुआ। लेकिन अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर जिनके लाइसेंस गए, जिनका रोजगार गया, जिनकी कंपनियां बंद हो गई, वो कह रहे हैं कि क्रिमिनलिटी नहीं थी तो हमारे साथ ये सब क्यों हुआ, हमने सफर क्यों किया। अगर क्रिमिनलिटी नहीं थी तो क्या ये बेहतर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता कि ठीक है आप लाइसेंस कैंसिल करवाने की दरख्वास्त लेकर आए हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिए, पहले क्रिमिनलिटी प्रूव होने दीजिए, मैं फैसला बाद में देता हूं। क्या ये बेटर नहीं होता? कोई क्राइम नहीं, लेकिन पेनल्टी हो गई सब। यही बेटर था। इनफैक्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस टाइम, मिश्रा जी, उन्होंने भी यही बोला। बिल्कुल, मिश्रा जी जो हमारे साथ जो बैठे हैं, एक लर्नेड रिपोर्टर है, इकोनॉमिस्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि स्टार्टिंग में ही बोला कि आरकॉम का शेयर 300 रुपीज का था, वो कौड़ियों के भाव रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने 2G लाइसेंसेस, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, उसे कैंसिल कर दिया। आप ये तो देखिए, आप किसी को ट्राई कर रहे हैं, आपको ये तो समझना चाहिए कि आप उसके लाइसेंसेस कैंसिल कर देंगे, और लाइसेंसेस कैंसिल करने से रैमिफिकेशंस क्या होते हैं, उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आप जो लोगों के बिजनेस थे वो तो एटलीस्ट चलते रहते। अब जो है आज की डेट में हम 2011 में वापस नहीं जा सकते। हमारे पास कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं है जो हमने प्रेस्टीजियस 7 इयर्स वेस्ट करे। मैं अनिल अंबानी जी का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। उनका जो पतन स्टार्ट हुआ है, मैं माफी मांगना चाहूंगा, उनका पतन स्टार्ट हुआ एक ऐसे स्कैम से जो कभी कोई स्कैम ही नहीं था। और आज की डेट में हम इसको एक कलर दे दे कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जिसका नुकसान होना था वो हो गया। जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होनी थी वो हो गई। अब आदमी क्या कर सकता है? हम वापस नहीं जा सकते, बट हमें इस जजमेंट को वेलकम करना चाहिए। और मैं आपसे नरेश जी, आप एक अच्छा चैनल चलाते हैं, देखिए मीडिया ट्रायल एक ऐसी चीज है जो अच्छे को बर्बाद कर देती है। नरेश जी, इस केस में भी कुछ ऐसी ही हुआ। हम जनता ने भी ये कुछ सोचा कि ऐसा स्कैम हुआ है, हालांकि कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं ये भी पढ़ा है, इसलिए कहीं हम इस बात की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कि बावजूद इसके कि बाकी सारा मीडिया आज 2G को लेकर खामोश है, लेकिन अब भी इस पे बने हुए हैं। लगता कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर देश के दामन से एक दाग धुला है तो लोगों को बताया जाए, और यह भी बताया जाए कि जिस तरह से ख्यालों में स्कैम बना लिए जाते हैं वो चर्चा करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए अच्छा है, सोशल मीडिया पर आपको लाइक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन देश का नाम बहुत खराब होता है, और हमारी पूरी चिंता यही है। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो नुकसान जो हुआ लोगों के रोजगार का, बिजनेस का, एनपीए बढ़े क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ, उन्होंने लोन लेके बैठे हुए थे, बैंक में एनपीए बढ़ने शुरू हो गए। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका मनोबल टूटा है कि हम कुछ भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी लेंगे, कभी कोई आदमी झंडा लेके खड़ा हो जाएगा और उसके बाद उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो इससे भी देश कॉन्फिडेंस बिगड़ा है। आज की डेट में अगर वापस टेलीकॉम में कुछ होता है और कोई बाहर से पैसा लगाना के लिए आना चाहेगा तो शायद वो 100 दफा सोचेगा, क्योंकि 2011 के पहले जो कंपनियां आई थी वो खाली निजी कंपनियां ही नहीं थी, कई एक कंपनियों में सरकारों के स्टेक थे अलग अलग देशों के। बहरीन टेलीकॉम तक ने इन्वेस्टमेंट किया था, सबके पैसे डूब गए। आशुतोष जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कोई एक ऐसा मैकेनिज्म अब होना चाहिए, क्या सरकार को खुद आगे बढ़कर इसके आकलन के लिए कोई कमेटी बनानी चाहिए क्या, कि इस 2G के नाम पे किए गए इस फर्जी ने कितना नुकसान देश का कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनके इज्जत गई, 7 साल बर्बाद हुए, तो जिन लोगों ने ये गलत डिसीजन लिया है, सरकार को कुछ ऐसा नियम भी बनाना चाहिए, जैसे कि मानहानि का केस होता है, जेटली जी ने चला रखा है केजरीवाल पे,
उस तरह का जो है एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई ये जो अफसर इस तरह के फिगर्स निकाल रहे हैं और जहां पे ये सजाएं इस तरह की हो सकती हैं, अगर वो आदमी जो है इनोसेंट, जो लॉ का क्या, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और उसकी तो मट्टी पलीत हो गई, उनको दंड मिलने का एक बिल्कुल पक्का एक सरकार को जवाबदेही होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना क्या होगा कि ये तो हर आदमी लाइमलाइट में आने के लिए और वो कह देगा कि भाई ये चोर है, और उन्होंने कहा वो तो बॉस्टन में उन्होंने स्वीकार भी किया। अब आप उसके बाद, अब वो तो देखिए, वो तो उसके बाद जो है एक अपने उसके बाद ऐश कर रहे हैं, हर जगह जो है हर कमेटी में बनाए जाते हैं, बोर्ड ऑफ बैंक के चेयरमैन बने बैठे हैं। अच्छा नहीं, और अगर हम लोग देखें तो अगर अनिल अंबानी को ही लें तो आज इसी सरकार ने उन्हीं की कंपनी को, दूसरी कंपनी को राफेल डील में हिस्सेदार बनाया है 35,000 करोड़। तो फिर ये तो मतलब ये हुआ कि अनिल अंबानी पे तो दाग हट ही गया कि अब वो वहां पे अगर सही प्रूव हो गया और यहाँ भी। तो ये एक सरकार को एक इस तरह के, जैसे इतने हम लोग लॉ बनाते हैं तो एक आदमी की, और आप जो आपने जैसे कहा कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड होता है, तो वो इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जो है कोई ऐसा है कि भाई जो आदमी ने जो है आरकॉम के शेयर में लॉस सफर किया है उसको उसकी भरपाई आप करें। इन्होंने तो कंपनी बेच दी, ये तो उद्योगपति है तब भी रह गए। आप आम आदमी के बारे में ठीक है। रेणु मित्तल जी, जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो कैसे मुमकिन होगा? जैसे कि इस देश में बहुत ही क्लियर है कि अगर एक दरोगा ने भी एक गलत रिपोर्ट बना दी तो उस पर फिर एक्शन हो जाएगा कि आपने गलत रिपोर्ट कैसे बनाई। लेकिन देश में इतना बड़ा सीएजी, उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछने के लिए कोई तैयार कि भाई आपने ऐसा हवाई आंकड़े पर ये रिपोर्ट क्यों बना दी? कोई मैकेनिज्म इसका होना चाहिए क्या, और कैसे होगा फिर ये? देखिए, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पर अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ब्यूरोक्रेसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर विनोद राय कुछ कह देते हैं उसके बाद वो पॉलिटिक्स में टहलते हुए चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे केसेस हैं सॉरी, जहां ना कोई कमेटी बनती है, ना उन पे जांच होती है कि किस बेसिस पे किया, ना उन पे कोई पेनल्टी होती है। अब कोर्ट ही जो करे वो करे, सरकारें तो अपना हाथ झाड़ लेती हैं, कुछ नहीं करती। क्या हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि बीजेपी की सरकार उन पे कोई एक्शन लेगी? नहीं। अगर कांग्रेस उल्टा होता तो कांग्रेस भी अपने शासन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनको भी ये पुरानी चीजों का ध्यान नहीं आता। तो इससे क्या है कि अगर एक अकाउंटेबिलिटी होगी तो उससे अगला जो लॉट है सिविल सर्वेंट्स का या बाकी ऑफिशियल्स का, वो 10 बार सोचेंगे कुछ भी करने से पहले। और जहां तक अनिल अंबानी का, वो प्रोसिक्यूशन के लिए विटनेस होके आए थे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो उन्होंने अपनी हर सब हियरिंग्स में उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कि मैं इस कंपनी में भी डायरेक्टर था, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ बैठा था और मैंने क्या डिसीजंस लिए, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा इस कंपनी में कितना इन्वॉल्वमेंट है। मतलब प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि उनको पर्जरी के लिए ट्राई करना चाहिए। अब वो एक पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मैं तो एक आम आदमी हूं, न रईस हूं, न, मतलब ये तो एक सब लाफेबल हो गया है। मतलब इतना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। उन्होंने जो है पूरा का पूरा उनकी नहीं, वो मैं बता रही हूँ कि ये उनकी जो बात हो रही थी अनिल अंबानी की, कि वो भी वो बेचारे हैं, वो मतलब कुछ बेचारों को कुछ याद ही नहीं। वो बेचारे हो या ना हो, वो बेचारे हो या ना हो, क्योंकि कंपनी से जो हजारों लोगों को बाहर कर दिया गया है ना मैम, वो तो पक्के बेचारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। बड़ा आदमी बच जाता है, लेकिन हमारा सवाल इस वक्त देश को लेकर है। हम कुछ कॉर्पोरेट की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम अगर कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं कि उनकी कंपनियां बंद हुई तो उससे देश में इन्वेस्टमेंट रुका, देश का नाम खराब हुआ, जो हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हम उनकी बात कर रहे हैं ताकि इस तरह के फर्जी मामलों में दोबारा कोई और बेरोजगार ना हो, उसको अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े। सौरभ अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ आप बताइए। और साथ ही एक बात और बताइएगा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीबीआई के काम करने के तरीके पर शायद सैनी साहब ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। और एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि एक अमेरिका की जांच एजेंसी है FBI, वो 98% मामलों को साबित करती है जो उठाती है, सिर्फ 2% में फेल होती है। सीबीआई 20% मामलों में फेल हो जाती है। तो किस प्रेशर में मामलों को उठा लिया जाता है जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता? देखिए, सबसे पहले मैं रेणु जी को बड़ी इज्जत के साथ बताना चाहूंगा। अभी रेणु जी ने कहा कि
अनिल अंबानी साहब को क्या फर्क पड़ा? उन्होंने हर चीज में बोल दिया मैंने कोई मीटिंग नहीं अटेंड करी, मैंने कोई पेपर नहीं साइन करा। जब जजमेंट उनके फेवर में आया, इट मींस वो सही कह रहे थे। देखिए, एक ये टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका काम नहीं है कि ये मीटिंग किस तारीख को हुई, किस होटल में हुई, किस कमरे में हुई, उसका एजेंडा क्या था। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर नॉट ट्रेडर्स कि उन्हें पता होगा कि आज एक टॉफी बिके या 2 बिस्किट्स बिके। आपको इतना तो पता होगा कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन लोगों से हमारी इकोनॉमी चलती है, हमारी कंट्री की क्या क्या कर रहे हैं, आपका इतना तो जिम्मेवारी है। नहीं, चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कि वो सही है गलत हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक बड़ी बात कर रहे हैं, देश का नाम खराब हुआ है और अगर एक दाग धुला है तो उसका जश्न क्यों नहीं बनना चाहिए और उसके लर्निंग्स क्यों नहीं नोट करनी चाहिए। अगर लर्निंग्स नोट नहीं करेंगे तो बार बार देश का नाम फर्जी मामलों में, चाहे वजह जो भी उस मामलों को हवा देने की, देश का नाम खराब होता है। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। आज हम बात करें कि 2G मामले से देश ने सीखा क्या। एक ऐसा स्कैम जो कभी था ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो कई लाख करोड़ का हुआ। अगर हम उससे नहीं सीखेंगे तो बार बार देश को नुकसान होता रहेगा, देश की छवि खराब होगी और आर्थिक तौर पर भी नुकसान झेलना पड़ेगा। सौरभ अजय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से 2G का एक पूरा स्कैम क्रिएट किया गया, खासतौर पर उसके पीछे जो आधार था वो प्रिजम्पटिव थ्योरीज पर बने, प्रिजम्पटिव आंकड़ों पर बने, CAG की रिपोर्ट का था। CAG ने एक और रिपोर्ट बनाई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, वो था कोल का मामला। 2G मामले में और कोल मामले में आप क्या समानताएं देख रहे हैं, या कुछ है या नहीं है? देखिए, दोनों मामले सबसे पहले मामले हैं स्कैम ऑफ लाइज। दोनों मामलों में कोई एविडेंस कोर्ट के पास नहीं है। दोनों मामलों में ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था बिडिंग का। दोनों मामलों में बड़े बड़े मंत्रालय इन्वॉल्व थे। एक में टेलीकॉम मंत्रालय इन्वॉल्व था, एक में कोल मंत्रालय इन्वॉल्व था, जिसके सीनियर ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स वर इन्वॉल्व। जो इसमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस था वो ऐसा नहीं था कि मैंने आपको एप्लीकेशन दी और आपने मुझे टेंडर दे दिया। यहां पे एप्लीकेशन वॉज सीन बाई नॉट लेस देन मोर देन 10 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई शुड नॉट नेम हिम। अब आप ये देखिए, आपने सिमिलैरिटी की बात करी। सिमिलैरिटी की बात यह है कि दोनों ही केसेस ऑफ नो एविडेंस हैं। दोनों ही केसेस में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है। क्या वायलेशन हो रहा है आप ये देखें। इस केस में एक ऐसा ऑर्डर आया हुआ है जुलाई 2014 का कि अगर आप कोई भी इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं कोल केस में, तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी कोर्ट में जाएगा केस जो कि कोल बेंच है। एक निर्धारित कोर्ट ने एक बेंच बना रखी है, कोल बेंच। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फंक्शन करती है, बट हम जब संविधान की बात करते हैं, हम जब संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं, तो चाहे वो एक बेगर हो, एक रिक्शा वाला हो, या कोई टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या मैं हूं, या आप हैं, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर कोई ये हमें पढ़ाया जाता है एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉयर, और आपको भी पता है कि अगर आप कोई सेशन से मुकदमा हारते हैं तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इस केस में बड़ा यूनिक अफेयर हो रहा है। यूनिक भी कहूंगा मैं और एबनॉर्मल भी कहूंगा कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने मेरा फंडामेंटल राइट पहले ही वायलेट कर दिया है। और क्यों कर दिया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो यहां टाइम वेस्टेज होगी। भाई, क्या टाइम वेस्टेज होगी? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। भाई, मेरे को तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। आपने मुझसे सिमिलैरिटी की बात करी, इसमें सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यह है कि एविडेंस अगर कोर्ट मांगती है तो सीबीआई वाले कहते हैं जी हम देंगे। भाई, कब देंगे आप? एक्विटल के बाद देंगे। ठीक है सौरभ जी, एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए, 2G की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए। ठीक है, एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, वैभव अग्रवाल, बीजेपी के नेता हैं। वैभव जी, हम बात कर रहे हैं आज 2G की, जो घोटाला कभी था नहीं और उसके पीछे देश ने क्या क्या गंवाया है। आपसे सीधा सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार इस बात का कोई आकलन करवा रही है क्या कि इस एक सो कॉल्ड स्कैम की वजह से जो स्पेकुलेशन और र्यूमर पर आधारित था, जैसा कि कोर्ट ने कहा, उससे देश को एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है? क्या इसका कोई आकलन करवा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त?
बहुत अच्छा प्रश्न है। नमस्कार और सभी श्रोताओं को और पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं उद्योगपति अनिल अंबानी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस डिबेट को लाइव रखा और अपने वक्तव्य में ये क्लियरली बोला कि देखिए परेशानी होती है, बिल्कुल होती है, और इस केस में सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने में बहुत उत्तेजित नहीं है, लेकिन बहुत पुरजोर कोशिश करेगी। और सरकार में ये नहीं हो सकता, हमारी पहले भी डिबेट हो चुकी है, अजय जी पहले भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं और हम और आप भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार का एक रवैया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। सरकार को जो बताया जा रहा है, सरकार उस चीज के ऊपर चल रही है। यदि ये चीज हम पहले भी प्रेस में ये बोल चुके हैं कि ये 2G का जो रिजल्ट आया है ये एक पूरे स्कैम की तरह लगता है, तो इसके ऊपर एक डेप्थ से देखना बहुत जरूरी है और सरकार उस डेप्थ को देख रही है। अब उस डेप्थ की कितनी डेप्थ है, कब है, कहां है, कैसे है, ये मैं अभी अभी आपके जरिए से नहीं बताऊंगा। इस चीज के ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैटर सब जुडिस है, मैटर सरकार की कंसिडरेशन में है और कब कहां कैसे आने वाले दिनों में सब जुडिस नहीं है, मैटर आप कह सकते हैं। और जितनी परतें थी उतनी अभी सिर्फ 2G में 2G में 118 FIRs थी, जो डिसीजंस आए हैं वो करीब 40 पर ही आए हैं। तो अभी मैटर सब जुडिस है, चल रहा है, मैटर खत्म नहीं हुआ है। मैटर अगर एक पर्टिकुलर 200 करोड़ के केस के अंदर कुछ लोग छूट जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 लाख करोड़ के केस के अंदर लोग छूट गए। बहुत फर्क है उस चीज के अंदर। जिसको आप 1.5 करोड़ बता रहे हैं, अभी बरी किया गया है वो 200 करोड़ का केस है, जिसको आप 1.5 लाख करोड़ मानकर अब भी बैठे हैं। ट्राई ने 2011 में भी कहा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तब लोगों ने नहीं माना। अब कोर्ट ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो आप नहीं मान रहे हैं। जी नहीं, हम तो मान रहे हैं, हम कोर्ट कह रहा है वो मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना डेमोक्रेटिक राइट छोड़ के उस पे ना अपील करूं, उस पे ना स्टडी करूं, उसके ऊपर ना कोई कमेटी बिठाऊं। अभी सरकार हमारी है, हमारी सरकार के हिसाब से इस चीज को स्टडी करना चाहिए और वो हम कर रहे हैं। मेरे को इसके अंदर कोई दो राय नहीं लग रही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर एटलीस्ट विनोद राय को एक एक्सप्लेनेशन, एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सवाल इस वक्त खड़े होते हैं तो उनके प्रिजम्पटिव थ्योरी पर ही खड़े हो रहे हैं और उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। अभी कॉन्फ्रेंस हुई, क्रिकेट की कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकारों को मिल गए विनोद राय, उनसे पूछा गया तो वहां भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा गया कि आप क्रिकेट कवर करते हैं कि 2G कवर करते हैं। यानी सवाल पूछने का जो डेमोक्रेटिक राइट जिसकी बात आप कर रहे थे, वह डेमोक्रेटिक राइट सवाल पूछने का भी है ना पत्रकारों को, उसको वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल है, मैं कोई दो राय नहीं रखूंगा उसके अंदर। तो सरकार आपकी, आप उनको बोलिए कि वो कम से कम पद्म भूषण दिया है उनको बोलिए कि कम से कम पद्म भूषण। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो व्यक्तिगत राय में विनोद राय जी, माननीय विनोद राय जी हमारे CAG थे और CAG एक बहुत कद्दावर पद होता है देश का, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। और विनोद राय जी ने अगर अपनी कोई एक अपने डिपार्टमेंट की ओर से कोई एक स्टेटमेंट दी है तो इसके अंदर अकेले वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिपार्टमेंट में एक पूरी टीम होती है, एक आदमी नहीं चलाता है CAG को। और मैं समझ सकता हूं कि एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपको ये बात अंदाजा होगा। तो ये CAG के हिसाब से डिपार्टमेंट में जो विनोद राय आरपी सिंह जो डेप्यूटी थे, उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट पर जबरदस्ती मुझसे साइन करवाया गया। और टोटल उनके हिसाब से 2600 करोड़ का कुछ था। बट डेप्यूटी अकेले नहीं चलाते ना CAG। विनोद राय जी उनके डेप्यूटी, फिर उनके नीचे भी कुछ लोग हैं ना। डेप्यूटी ने खुद बैठ के एक बात बताइए, मैं उनसे प्रश्न हमें क्या अभी आप बोल रहे हैं कि कमेटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो अभी मुझे नहीं पता है अभी उस कमेटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंतर्गत वो स्टेटमेंट कैलकुलेट करके निकाली गई। ठीक है, इसका मतलब जो भी लोग थे, चाहे वो कमेटी हो, विनोद राय हो, कितने भी लोग हों, वो सब जिम्मेदार है। आप कहना ये चाह रहे हैं ये फिगर देने के लिए? ठीक, हाँ, सब जिम्मेदार है, इसमें क्या दिक्कत है? आप RTI लगाइए, आप पूछिए उनके नाम, आप मीडिया में लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है और डिबेट पे करते हैं वापस। बिल्कुल, इसका मतलब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसमें क्या हो गया? जिम्मेदार किस चीज के लिए? 1.5 लाख करोड़ का फिगर सही बताने के लिए कि गलत बताने के लिए? आपने कहा वो जिम्मेदार है ना, खाली विनोद राय नहीं है तो कहा जिम्मेदार करेंगे ना। अगर CAG ने तो ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे दी कि 1.5 लाख करोड़ है,
तो उसके ऊपर तो हम डिबेट कर ही नहीं सकते। तो अब जितना बचा है वो ये है कि अगर आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पिटिशनर, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ये कह रहे हो कि गलत है, आप कोर्ट में चले जाओ या फिर आप आरटीआई लगा के अभी हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया है, क्या है कोर्ट ने कह दिया कि नहीं है। प्रॉब्लम ये है बगड़िया जी कि आप सियासत करते हैं। कोर्ट ने आप लोग क्या करते हैं, आप लोग षड्यंत्र करते हैं। कोर्ट में ये नहीं बोला है कि ये नहीं है, तो क्या बोला है कोर्ट ने? बताइए कोर्ट क्या बता दिया? आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, बताइए क्या करते हैं आप। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये 1.5 लाख करोड़ का नुकसान नहीं है। क्या बोला कोर्ट? फर्क है। कोर्ट ने ये बोला कि जो एविडेंसेस मेरे को प्रूव करने चाहिए थे वो मैंने प्रूव नहीं देखे, सो एजेंसी का फेलियर है। इसके अंदर आप और इस मैं बता दूं, एक मिनट मुझे बताने मुद्दा उठाने की बात होती है तो मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे ये लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के रूप से जी। अब मैं बताया था आपको ना क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला है और आप क्या बोल रहे हैं, उसमें अंतर क्या है। हाँ भाई वो 7 साल से वो जज बैठे हुए थे, बताइए। ठीक है, एजेंसी ने नहीं किया, वो तो बोल रहे हैं हम आम आदमी से मैं सुनने को तैयार था, क्यों नहीं चले गए आप? आज जो आप बोल रहे हो बगड़िया साहब ये बताइए, सुन लीजिए ना, मैं क्वेश्चन का जवाब आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए पहले बात। मैं सुन रहा हूँ, संयम से सुन लीजिए, अधीर मत होइए, प्रश्न मेरे हैं उसके जवाब दीजिएगा आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई वो 7 साल से वो आदमी वहां बैठे थे, सैनी साहब बैठे थे, उन्होंने सीबीआई नहीं कर पाए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में जेटली साहब चिल्ला के कह रहे थे, मोदी जी चिल्ला के कह रहे थे, भाई आप लोग क्यों नहीं चलेगा? आज आप कह रहे हैं 1.5 लाख का, तो आप क्यों बैठे हुए थे? आप क्यों नहीं चले गए उनके पास? बता देते भाई, सीबीआई नकारा है बोल देते, हमारे पास है हम देते हैं प्रूफ, क्यों नहीं दे दिया आपने? और साथ ही जज साहब ने वैभव जी कुछ बातें और भी कही, तो आपकी थी ना, कुछ बातें और भी कही थी वैभव जी। उन्होंने कहा कि स्कैम वाज क्रिएटेड। मैंने सुनिए, उसमें लिखा कि आर्टफुली ऑर्गेनाइज किया गया। ये बहुत बड़े आरोप हैं। जज साहब की क्वालिफिकेशन क्या है? वो इकोनॉमिस्ट थोड़ी है। अच्छा अब आप बोलते हो जज राहुल जी, मुझे लगता है आपको स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। यहाँ पर आप जजों पर सवाल खड़े मत कीजिए, फिर तो वाकई किसी पर ही भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। ये है देखिए सोच। यहाँ पर सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं ना। बाकी बातें आपकी राजनीति की लड़ाई अलग है, लेकिन जजों के लिए एक्सट्रीम रेस्पेक्ट होना चाहिए, वरना वाकई संविधान पर भरोसा उठ जाएगा। इनके हाथ में फैसला आया तो जज होशियार, नहीं तो जज पे सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गलत बोला नरेश जी अग्रवाल साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई वो इकोनॉमिस्ट थोड़ी, उन्हें इकोनॉमी की नॉलेज थोड़ी है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज थोड़ी है मिस्टर सैनी को। ऐसे तो जी कोई भी मुकदमा सुनना ही नहीं चाहिए किसी भी जज को। अरे आप जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट में जज साहब बार बार बोल रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग इस जजमेंट से अपने इस पैराग्राफ से करी है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी ऑफिसर्स थे, दे वर सो इल प्रिपेयर्ड, उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या है, दे वर शिफ्टिंग बर्डन्स। हम अगर सीएजी की बात खाली करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या करा है? हर चीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम अपील में जाएंगे, अपील में नहीं जाएंगे। आपको एक बात अग्रवाल साहब, आपको एक बात पता होनी चाहिए, हालांकि आपको पता हो कि आप एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन और स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी की सेशंस कोर्ट जो है, इट इज ए कोर्ट, इट इज ए ट्रायल। अग्रवाल साहब लेट मी कंप्लीट। सेशंस कोर्ट ऐसी कोर्ट होती है जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। अपील में आप क्या करने वाले हैं? अपील में आप बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएंगे जी? सेशंस कोर्ट में पोस्टमार्टम होता है आदमी के व्यक्तित्व का पोस्टमार्टम होता है, उसके सोशल स्टेटस का पोस्टमार्टम होता है। पूरे 10 से 4 तक उसने कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि 7 साल तक इस केस में हुआ है टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ, सरकारी ऑफिसर्स के साथ, जो कि बाइज्जत बरी होकर आए हैं यहां पे। अब आप अपील में जाएं, अब आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू में जाएं, क्यूरेटिव में जाएं, आपकी सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि इस कंट्री में रिच एंड फेमस होना क्या गुनाह हो गया है? आपको इस बात का पता है? इस 2G स्कैम से नरेश जी ने जब बिल्कुल भी नहीं हुआ है सौरभ जी। अब अगर आप मेरे को 10 सेकंड दे तो मैं बोलना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट्स अब और निवेश कैसे करेंगे नरेश जी? हाँ, चलिए इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे थे। सौरभ जी आप दोनों पानी पीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। रेणु जी मैं आपके पास आता हूँ। वाकई में जो इन्वेस्टमेंट का माहौल बिगड़ा, फिर चाहे वो 2G की बात हो या कोलगेट की बात हो। एक टिप्पणी कर दूं सौरभ जी की कहीं, बहुत क्विक सी। हाँ ठीक है, एक सेकंड वैभव जी क्विक कमेंट करना चाह रहे हैं। सौरभ जी का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो
यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जज साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो इकोनॉमी के बेसिस पे ये ऑर्डर में ये नहीं लिखा है उन्होंने कहीं भी, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है। आई हैव अ टीम ऑफ 5 एनालिस्ट, पूरा एनालाइज किया है, हमने पूरा डिस्कशन किया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने ये लिखा है I reached to this conclusion that on the basis of the evidence, I do not see a loss. बात सुनिए, अगर एविडेंस 14 नंबर पैरा में आपको याद दिलाता हूं। नहीं, वैभव जी देखिए, खाली अपनी बात साबित नहीं कीजिए। 1814 नंबर पैरा में साफ साफ लिखा है कि स्कैम वाज क्रिएटेड बाय आर्टफुली सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट्स। ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। Some people created a scam by artfully arranging the few selected judges' jurisdiction because he is passing an observation. As per law, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं बचा है। हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारी बातों पर हमने पहले पिछले कार्यक्रमों में बहुत चर्चा कर ली है। यहाँ पर कहीं कोई इस चर्चा की जगह नहीं है कि वो स्कैम नहीं था। अब वो स्कैम नहीं था, ये बिल्कुल साबित हो चुका है। हम आगे की बात करें कि वहां से हम सीख क्या रहे हैं, ताकि वाकई आगे जाकर हम फिर से इस तरह हवाई कोई स्कैम ना क्रिएट करें और देश का नुकसान ना करें। रेणु जी, आपको लग रहा है क्या, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे पहले सीखने के लिए क्या है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप अभी भी सुन रही हैं, कोई इस बात को अब भी साबित करने में लगा कि वो स्कैम नहीं था। सब अपने भी पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन देश के हिसाब से कौन बात करेगा? आम आदमी इससे क्या सीखे? देखिए, आम आदमी के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन है। अगर कोल प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उससे आपका पावर सप्लाई इफेक्ट होता है। पावर सप्लाई इफेक्ट होता है तो इंडस्ट्री नहीं चल पाती। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी को होगा जो नौकरी की तलाश में है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो है एम्प्लॉयमेंट का है कि कैसे लोगों को नहीं मिल रहा, महंगाई वगैरह तो और इश्यूज हैं ही। तो अगर सरकारों को ये देखना है कि हम ऐसे डिसीजन ना लें जिससे कि दूर दराज तक इसका नुकसान रहे और आम आदमी इससे वर्स्ट इफेक्टेड होता है। और हमने ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। क्या हमको राइटिंग में कुछ डूज एंड डोंट्स करने चाहिए? क्या ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए जो प्रोसिक्यूट कर सके उन ऑफिसर्स को और उन एजेंसीज को जो झूठ बोल के अपनी बात बोलते हैं और उससे सरकारों को नुकसान पहुंचाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या समय आ गया है जेन्युइनली कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जो सरकार आती है उसकी वो आवाज बन जाती है, क्योंकि वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो किसी के अंडर मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो जो उनसे कहा जाता है उसी तरह वो एविडेंस लाते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 3.5 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने इतने स्ट्रांग एलिगेशंस लगाए करप्शन पे कांग्रेस के ऊपर, और उनके अंडर में सीबीआई प्रूफ नहीं कर पाई ये क्या है। तो इसका ये मतलब है कि या तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया, या वाकई उसके पीछे एक होक्स था, एक अटेम्प्ट था फ्रॉड करने का। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम बाकी देश से सीख सकते हैं, बहुत सारे करेक्टिव्स हैं जो हम लागू कर सकते हैं अपने देश को और मजबूत करने के लिए, ताकि इस टाइप का जो कांड हुआ है पिछले सरकार के साथ वो ना हो। क्योंकि इररिस्पॉन्सिबली और झूठ बोल के तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक माहौल बना सकते हो। बीजेपी की बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, अगर आप उनको एक लूज बॉल देंगे तो प्रधानमंत्री वाकई एक छक्का मार देंगे उस पे, जैसे हमने पीछे भी देखा। तो ये सब मौके क्यों दें? क्यों हमने अकाउंटेबिलिटी को फोर्स में नहीं लाते हम लोग? क्यों हम लोग सब मिलके मीडिया को में इसको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। डिबेट करना अच्छा है, डिस्कशन बाद में करना अच्छा है, पर क्या एक जेन्युइन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम एक प्रेशर बनाए सरकारों पे और पार्लियामेंट पे, और कोर्ट भी बहुत एक्टिव है आजकल। कोर्ट हमेशा से भी एक्टिव है, वैसे आजकल ज्यादा ही है, पर क्योंकि मतलब कि हम क्यों नहीं कोई रूल बुक बना सकते कि जिससे कि हम पीनलाइज करें उन ऑफिसर्स को या उन मंत्रियों को जो सफेद झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि इस कोर्ट की जजमेंट ने प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पर आशुतोष जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो रेणु जी कह रही हैं वो मुमकिन कैसे होगा, उसका रास्ता कैसे है फिर? देखिए, आपने इससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि 2G और कोल में क्या समानता है। दोनों में समानता ये है कि, और जो कि हम देशवासियों को भी समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2G के बारे में भी कहा था वो नीति को गलत कहा था, आदमी को गलत नहीं कहा था। तो जब नीति बन गई है तो अब सरकार की नीति, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि भाई सरकार की नीति ये थी कि मुनाफा कमाना सरकार का काम नहीं है,
कि हम सबसे महंगा बेच के। उनको जब भी कोई नीति बनाते हैं तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ता है, पब्लिक वेलफेयर देखना जरूरी है। और जब भी इस तरह का कोई चीज होनी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्शन कर दीजिए। ऑक्शन के बाद आज जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत है, जो लोगों की नौकरियां गई, पैसे डूबे, वो तो अलग बात है। हमारे और आपको कॉल ड्रॉप हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है। कंपनियों के लाइसेंस गए थे और आज टोटल कंपनियां 5 बची हैं, और तब भी कोई किसी जो आम कंज्यूमर है उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसमें जनता को यह देखना चाहिए कि जब नीति बन रही है उस लेवल पे सरकार को फीडबैक लेना चाहिए, और एक बार जब नीति तय हो गई तो कोर्ट का काम ये होना चाहिए, और चाहे ऑडिट एंड अकाउंट्स कैग का काम ये होना चाहिए कि वो नीति का जो है ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं ये देखें। ये नहीं कि साहब आपकी नीति ही गलत थी, आपको जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह जो है ऑक्शन करना चाहिए था। सरकार मुनाफाखोरी के लिए नहीं है, पहली बात ये एकदम क्लियर होनी चाहिए और इसी हिसाब से नीतियां बननी चाहिए, जिससे, क्योंकि हम लोग देखिए कोई बहुत अमीर वो नहीं है, देश नहीं है। और एक चीज और जो समझनी चाहिए कि हर देश में, पूरे विश्व में जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो लॉबी करता है कि नीति ऐसे ही बने कि जिससे उसका मुनाफा बढ़े। उस लेवल पे कंट्रोल करना चाहिए। वहां पे मीडिया का रोल है कि वो एक आंख रखे कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे जनता को आगे या देश को नुकसान होगा। लेकिन मीडिया भी तो धोखे में आ जाती है ना, क्योंकि मीडिया का कसूर क्या ये था क्या, उसने सीएजी के आंकड़े को इतनी तवज्जो दी, सीएजी के आंकड़े को ही नुकसान माना और उसको लेकर इतनी हेडलाइंस बनी, इतने महीनों तक हेडलाइन बनती है। एग्जैक्टली, और वो देखने में बड़ा अच्छा लगा, सुनने में फिगर बड़ी अच्छी लगती थी। और ये जो है एक दूसरे पे कीचड़ उछलता है, और खासकर जब कोई जो है ताकतवर इंसान होता है उसको नीचे गिराने में बड़ा मजा आता है। मीडिया के लिए लर्निंग क्या क्या, मीडिया की लर्निंग ये कि सीएजी पर भरोसा न करे। नहीं, जब आपकी बातों को बिल्कुल नहीं, मीडिया के लिए सबसे बड़ी वो ये है कि जब आपके सामने कोई चीज प्रस्तुत हुई है तो आप देखें, उसके खोजबीन उसमें भी करें। आप ये क्यों मान लें कि जो आदमी बोल रहा है वो राजा हरिश्चंद्र है, सही है, कि उसने आज कह दिया कि ये सही है तो सही है। हमें भी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी जांच एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट की जांच करने आप कैसे बैठेंगे, उस पर भी आप शक करेंगे। उनके पास जितने इक्विपमेंट्स है, जितने रिसोर्सेज हैं, वो मीडिया वालों के पास नहीं हो सकते। वो कहां से जांच आप ये बताइए कि अमेरिका में सरकार गिरा दी मीडिया ने, हिंदुस्तान में सरकार गिरा दी मीडिया ने, आप कैसे कहते हैं मीडिया के पास ताकत नहीं है? हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी कि जब आपके सामने कोई चीज दी जाए तो उसको सच ना माने, उसकी खोजबीन करें। वो खोजबीन पत्रकारिता जो शब्द इस्तेमाल होता है वो हर चीज पे आपको, हर आदमी को शक से देखना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि क्योंकि ये कह रहा है कि वो चोर है तो वो चोर ही है और ये सच बोल रहा है। हो सकता है ये गलत बोल रहा है, हो सकता है इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। ये शक करना मीडिया का यहाँ पर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। इसमें सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को भी नहीं, समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर हमारे नेता जैसे बेधड़क होकर आपको झूठ बोल रहे हैं तो हमने एक हक खो दिया अपने बच्चों से ये कहने का कि बेटा तुम झूठ मत बोलो। बेटा बोलेगा साहब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, सेना अध्यक्ष पे आपने षड्यंत्र का आरोप लगा दिया, उसके बाद आप बचते फिर रहे हैं। तो बेटा, तो मैं अपने बेटे को क्या समझाऊंगा कि झूठ मत बोलो? बोलेगा पहले प्रधानमंत्री से कहो, फलाना नेता से कहो, फलाना नेता से कहो। वो मुद्दा कहीं और जा रहा है। अभी 3 लाख जॉब्स के लिए बोलता है। नहीं, माफ कीजिएगा, वो मुद्दा कहीं और जा रहा है, वो मुद्दा कहीं और जा रहा है, उस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सौरभ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने कहा था कि आप 2G और कोल में बड़ी समानता देख रहे हैं। मेरा सवाल खाली इतना है कि एक दाग लगभग धुल चुका है देश के दामन से, दूसरा दाग भी क्या धुलता देख रहे हैं? क्या कोई ऐसी गुंजाइश दिखती है कि आपको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सीबीआई को इस अपने 2G में जो जजमेंट आया है एक्विटल का, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। उन्हें रूल 16 जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मैंने आपसे पहले भी बोला था, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्यूज्ड के फेवर का होता है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। अब कोल, अगर मैं समझता हूं कि अगर सीबीआई देखती है, सारी डिबेट्स देखती है, सीबीआई में भी काफी धुरंधर ऑफिसर्स हैं जितना मैं जानता हूं, उन्हें भी पता लग रहा होगा कि उनकी कितनी धज्जियां उड़ी है उनकी शॉडी इन्वेस्टिगेशन की, और ये भी शॉडी इन्वेस्टिगेशन का केस है। आपको पता है ये जो कोल ब्लॉक्स हैं, कोल ब्लॉक कहीं साउथ एक्सटेंशन या गोल्फ लिंक्स या अमृता शेरगिल मार्ग पे नहीं मिलते हैं। कोल ब्लॉक्स मिलते हैं नेक्सलाइट एरियाज में, जहां पे जाके मेहनत करनी पड़ती है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। आज की डेट में मेरे को पता है जिन लोगों ने, जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, या 7 हैं या 8 हैं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उन सबने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उनको 2 रुपए नहीं आ सकते हैं। उन्हें जो मिला है वो मिला है उनका एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ द शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई। ठीक है, ठीक है।
और नतीजा ये हुआ कि आधी महीने बंद पड़ी है और इंडस्ट्री कोयले को अब भी तरस रही है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत कमी है। वैभव जी, आखिरी 30 सेकंड में आपसे एक जवाब देना चाहूंगा। आखिरी 30 सेकंड, आप लेट आए थे, आपसे ज्यादा बात भी नहीं हो पाई। आप मुझे बताइए इस पूरे मामले से वाकई में सीख क्या मिलती है, और दूसरी बात, क्यों नहीं ये हो रहा है कि आप लोग भी अपने पॉलिटिक्स एंगल को साइड में रखकर, पॉलिटिकल एंगल को साइड में रखकर इस बात का जश्न मनाएं कि देश के दामन से एक दाग धुला है। इस हर बात में पॉलिटिक्स क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जब 122 कंपनियों के लाइसेंस 122 लाइसेंस कैंसिल हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, पूरे पैनल ने एक टिप्पणी करी थी, आई कोट, दैट लाइसेंसेस वर सोल्ड लाइक वेजिटेबल्स, आई अनकोट। यू नो, सो इस चीज के अंदर बिना ज्यादा डिटेल के अंदर जाए, मैं ये समझता हूं बात कि आज हमारी सरकार के पास एक मौका है। कांग्रेस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई थी कांग्रेस के दौरान, उन इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंट तरीके से देखने का, यदि उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर उसमें हिडन एजेंडा था। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा इसमें कि भाई जब चार्जशीट बनती है तो उसमें लिखा होता है 173(8) के अंदर कि चार्जशीट में अगर हमारे दौरान हुई थी तो इनके दौरान जो 3.5 साल में वो चार्जशीट में ऐड कर सकते थे, क्योंकि उसके नीचे लिखा होता है इट इज बीन सबमिटेड अंडर 173(8) ऑफ सीआरपीसी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा को समेटना होगा, लेकिन बार बार इस पर हमको जोर देना होगा कि क्या 2G से हम कुछ सीख रहे हैं क्या, क्योंकि एक जो बहुत अजीब सी बात दिखी वो ये दिखी कि ठीक है, सीएजी ने तो आंकड़ा दिया, तो लिख भी दिया था कि प्रिजम्पटिव था, लेकिन कई लोग आज भी ऐसे मिलते हैं जिन्होंने भी अपना ये प्रिजम्पशन इतना तगड़ा रखा है कि वो स्कैम था कि कोर्ट से आने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि वो स्कैम नहीं था। अरे इस बात का जश्न मनाइए कि देश के दामन से एक दाग धुल गया, ना कि उदास होइए कि ये कोर्ट में जाकर स्कैम नहीं रहा। नमस्कार।